राघव ने कॉल पर दिव्यांशी को बताया कि वो क्लिप तो अब आयशा के पास है। ये सुनकर दिव्यांशी एकदम से चिल्लाकर बोली, क्या ये कैसे हो सकता है? वो तो मैंने तुम्हें दी थी ना, तो वो क्लिप आयशा के हाथों कैसे लग गई? अब तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर लूंगा। तुम अभी ये सोचो कि आयशा की सच्चाई सामने लाना कैसे है और ज्यादा से ज्यादा सबूत हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान दो, क्योंकि हम बहुत जल्द आयशा की सच्चाई सबके सामने लाने वाले हैं। इतना कहकर राघव ने फोन काटते ही मन में प्लान बनाने लगा कि वो अब कैसे आयशा के हाथों से वो क्लिप निकलवाएगा। इधर अमन आज बहुत परेशान था। वो शाम को जब घर लौटा तो उसकी हालत देखकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अमन ने आज बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। अमन कभी भी ऐसे इस हाल में घर नहीं आता था। वो हमेशा बहुत सलीके से घर आता था। वो भले इतना बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन ड्रिंक वगैरह से दूर रहता था। और जब से वो प्राची से मिला था, उसने ड्रिंक करना छोड़ भी दिया था। लेकिन आज उसे ऐसे ड्रिंक करके घर आते देखकर सब बहुत हैरान थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अमन आखिर इतना दुखी क्यों है, आखिर क्या चल रहा है अमन के मन में। कोई भी ये बात नहीं जानता था कि अमन किस बात को लेकर इतना ज्यादा परेशान है। सबको तो अभी भी यही लग रहा था कि शायद कंपनी में कोई लॉस होने की वजह से अमन इतना ज्यादा परेशान चल रहा है। आज उसने इसी वजह से इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, पर हकीकत से कोई भी रूबरू नहीं था। किसी को नहीं पता था कि अमन के दिल में कौन सा तूफान उथल पुथल मचा रहा है। अमन को ऐसे ड्रिंक करते आते देख अमन की मम्मी तो मानो अपना होश ही खो बैठी। जहाँ सब यही बात सोचने में बिजी थे कि आज अमन को ऐसा क्या हो गया जो इसने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, तो वहीं अमन की मम्मी कहीं ना कहीं प्राची के लिए उल्टा सीधा अपने मुंह से निकाल रही थी, क्योंकि आयशा ने अमन की मम्मी को पहले ही कॉल करके भड़का दिया था। लेकिन हालांकि आयशा ने अभी ये बात किसी को नहीं बताई थी अमन के घर में कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा अमन का है। अमन सीधा अपने घर में जाकर सोफे पर लुढ़क गया। उसे होश ही नहीं था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो चलने में भी इतना असमर्थ था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चल कहाँ रहा है और पहुंच कहाँ रहा है। उसकी ऐसी हालत देखकर सब परेशान थे। इधर दूसरी ओर अमन की ऐसी हालत देखकर रीमा दौड़कर अपनी दादी के पास आई और दादी से बोली, दादी दादी आपको पता है भैया आज बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आए हैं। क्या मेरा अमन ड्रिंक करके आया है? पर क्यों? हाँ दादी, पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। वो ड्रिंक करके बड़बड़ा रहे हैं और बस प्राची प्राची कह रहे हैं। रीमा ने परेशान होकर कहा, या खुदा, ये कैसा इंसाफ है तेरा? अब कौन सी नाइंसाफी कर दी तूने मेरे बच्चे के साथ? क्यों हर बार उसकी परीक्षा लेने पे तुला रहता है? तू क्यों उसकी परीक्षा ले रहा है? ये कहते कहते दादी की आंखों में आंसू आ गए। तो रीमा खुद को संभालते हुए बोली, दादी आप परेशान मत होइए, हम सब भैया से बात करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और इतना कहकर रीमा दादी के पास से चली गई। आयशा अपनी चाल में कामयाब हो गई थी। इधर उसे किसी का भी डर नहीं था। उसे अब ये भी पता चल गया था कि उसे ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का सगा भाई राघव ही है। तो अब तो वो पूरी तरह बेखबर हो गई थी। हाँ, लेकिन उसे ये बात परेशान कर रही थी कि गलती से भी ये बात अमन के सामने नहीं आनी चाहिए कि ये बच्चा अमन का नहीं अमित का है। आयशा ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि ये बच्चा किसका है। आयशा थोड़ी देर बाद अपने कमरे से बाहर आई तो आयशा के मम्मी पापा दोनों उसके पास आकर बोले, बेटा ये हम क्या सुन रहे हैं? ये सुनकर आयशा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर बोली, क्या हुआ? क्या सुन लिया आप लोगों ने ऐसा? बेटा हमने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो। आयशा की मम्मी परेशान होते हुए बोली, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर बेटा अभी तक तेरी शादी नहीं हुई है, हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ मम्मी प्लीज आप फिर से शुरू मत हो जाना। और हाँ 15 दिन के अंदर मेरी शादी अमन से हो जाएगी। अब आप सारी तैयारी कर लीजिए। इतना कहकर आयशा वापस अपने कमरे में चली गई और अमित को फोन लगाने लगी, लेकिन अमित कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब जब राघव, दिव्यांशी, पूजा हार गए थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आयशा की सच्चाई कैसे सामने लाए। उन्होंने अमित का सहारा लेना ज्यादा सही समझा। अमित काफी समझदार इंसान था। वो आयशा को पहले भी कई बार समझा चुका था
था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन आयशा मानती ही नहीं थी। इसीलिए वो बस हमेशा उसका साथ देता था, लेकिन वो उससे दूर नहीं होना चाहता था। आयशा भी अमित से बहुत मोहब्बत करती थी, पर वो हर हाल में अमन की दौलत पाना चाहती थी। पूजा प्राची की वजह से बहुत परेशान थी। जब से उसने ये बात सुनी थी कि अमन प्राची फिर से अलग हो गए हैं, तब से उसे मानो बहुत बेचैनी सी हो रही थी। हालांकि इस हाल में उसका परेशान होना बिल्कुल भी सही नहीं था, और शिवाय बार बार उसे समझाकर यही कह रहा था कि पूजा प्लीज स्ट्रेस मत लो, कहीं कुछ बिगड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को, किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाना तो फिर मैं क्या करूंगा। और बार बार यही समझाकर पूजा को सोने के लिए कह रहा था। लेकिन पूजा शिवाय की बात सुनकर भी अनसुना कर रही थी, क्योंकि उसे अमन और प्राची की बहुत टेंशन हो रही थी। प्राची की हालत से वो बहुत अच्छी तरीके से अवगत थी। उसे पता था कि प्राची अभी किस दौर से गुजर रही है। प्राची की जगह कोई और भी होती तो उसे इतनी ही तकलीफ होती जितनी कि प्राची को किसी को प्यार करना इतना आसान नहीं होता, और प्यार करके उसे खो देने वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत मुश्किल होता है ये दौर, और प्राची ने तो अमन को कभी पाया ही नहीं था। दूसरी ओर जहां दिव्यांशी और राघव आयशा की सच्चाई सामने लाने में लगे हुए थे, दिन पर दिन मेहनत कर रहे थे, वहीं अमन अपनी हालत से बहुत ज्यादा बेरुख हो गया था। उसने अपना हुलिया इतना बुरा बना रखा था कि उसे होश ही नहीं रहता था कि वो क्या कर रहा है। ना तो वो टाइम पर कंपनी जाता था, ना उठता था, ना सोता था, ना खाता था, ना पीता था, बस दिन भर प्राची की यादों में खोया रहता था। और उसकी ये हालत देखकर उसकी मम्मी को बहुत बेचैनी होती रहती थी। उन्हें डर लगता था कि कहीं ऐसी हालत में अमन खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। अब आगे क्या होगा? अमन कोई बड़ा फैसला लेगा या अमन के घर वाले कुछ ऐसा करेंगे? क्या होगा? ये जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा, और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना भी होगा।